जैसा कि एलपी हार्टले ने कहा था, अतीत एक विदेशी देश है, वे वहाँ चीज़ें अलग तरह से करते हैं। और ये बात तब और भी सही लगती है जब हम इतिहास के शायद सबसे बुनियादी सवालों में से एक का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सवाल ये कि इस ग्रह पर, मतलब पृथ्वी पर, अब तक कुल कितने इंसान रह चुके हैं। अतीत की धुंध में झांकना और एक सटीक गिनती करना, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। नमस्कार। आज हम इसी कह सकते हैं दिलचस्प और काफी जटिल सवाल की गहराई में उतर रहे हैं कि धरती पर अब तक कितने मनुष्य जी चुके हैं। एक आंकड़ा है जो अक्सर सुनने को मिलता है, करीब 117 अरब, 117 बिलियन। बिल्कुल। और जब हम सोचते हैं कि आज दुनिया की आबादी लगभग 8.2 अरब है, तो इसका मतलब हुआ कि हम जो आज जीवित हैं वो अब तक जन्मे कुल इंसानों का सिर्फ लगभग 7% हिस्सा हैं। ये आंकड़ा अपने आप में काफी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। और यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये चाचा मुझे लगता है विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। ये सीधे तौर पे डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी से तो जुड़ती ही है, लेकिन साथ ही ऐतिहासिक अनुमानों की क्या सीमाएं हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या चुनौतियां आती हैं और क्रिटिकल थिंकिंग का क्या महत्व है, इन सबको भी उजागर करती है। और ये सभी कौशल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमें कुछ मौलिक सवालों की ओर ले जाता है। ये जो 11-17 अरब का आंकड़ा है, आखिर आता कहाँ से है? इसे गिनने की कोशिश में क्या क्या बाधाएं आती हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इस आंकड़े को पूरी तरह विश्वसनीय मान सकते हैं? और हाँ, एक और दावा है जिसने हाल के वर्षों में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। क्या ये वाकई सच है कि इतिहास में जितने भी लोग 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र तक पहुंचे हैं, उनमें से आधे आज हमारे बीच जीवित रहे? देखते हैं कि विशेषज्ञ इन जटिल अनुमानों तक कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये गणना आसान बिल्कुल नहीं है। इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं। सही कहा। किस तरह की चुनौतियां? सबसे बड़ी कौन सी हैं? देखिए, इस तरह के अनुमान के लिए हमें अलग अलग समय पर टाइम पॉइंट्स पर दुनिया की आबादी का साइज, जन्म दर, बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट और औसत जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे आंकड़ों की जरूरत होती है। आज के ज़माने में भी खासकर कम विकसित क्षेत्रों के लिए ये आंकड़े हमेशा सटीक या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। और अगर हम इतिहास में और पीछे जाएं तो पुराने समय में, तो स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है। अगर हम सिर्फ कुछ सदियां पीछे जाएं, मान लीजिए 1850 के दशक से पहले, तो एक सिस्टमैटिक सेंसस, व्यवस्थित जनगणना जैसी कोई चीज़ दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में थी ही नहीं। हाँ, सही है। प्राचीन काल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो हमें पूरी तरह पुरातात्विक सबूतों आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे बस्तियों का आकार क्या था, ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिले छोटे मोटे उल्लेख और मानव अवशेषों के अध्ययन के आधार पर अनुमान लगाना पड़ता है। यानी काफी हद तक अंदाजा लगाना पड़ता है। बिल्कुल। और इन अनुमानों में बहुत ज्यादा अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी। एक उदाहरण देखिए, ईसा के बाद पहली सदी CE 1 के आसपास दुनिया की कुल आबादी कितनी थी? कुछ अनुमान इसे 17 करोड़ 1700 मिलियन बताते हैं, तो कुछ दूसरे अनुमान इसे 30 करोड़ 300 मिलियन तक ले जाते हैं। अरे, ये तो लगभग दोगुने का फर्क है। हाँ, जब शुरुआती बिंदु ही इतना अनिश्चित हो तो आगे की पूरी गणना पर इसका असर पड़ना तो लाजमी है। ये तो सचमुच बहुत बड़ा अंतर है। क्या कोई और बुनियादी चुनौती भी है, परिभाषा वगैरह को लेकर? हाँ, एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। हम मानव किसे गिन रहे हैं? क्या हम जीनस होमो के सभी सदस्यों को शामिल करें, जिनमें निएंडरथल या होमो इरेक्टस भी आते हैं, जो लाखों साल पहले थे? या क्या हम सिर्फ अपनी प्रजाति होमो सेपियंस पर फोकस करें? अच्छा। और अगर होमो सेपियंस को ही गिने तो उनकी शुरुआत कब माने? कुछ प्रमाण कहते हैं 2 लाख साल पहले, कुछ कहते हैं 50,000 साल पहले। अब गणना का ये शुरुआती बिंदु बदलने से अंतिम संख्या पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा ही। हाँ, ये परिभाषा का सवाल ही पूरी गणना की नींव को हिला सकता है। ये तो है। बिल्कुल। इसीलिए जब हम 117 अरब जैसा एक निश्चित आंकड़ा सुनते हैं तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे थोड़ी सावधानी से लेना चाहिए। ज्यादा सटीक शायद ये कहना होगा कि ये संख्या एक
अनुमानित सीमा एक रेंज के भीतर कहीं है, शायद 90 अरब से 140 अरब के बीच, या हो सकता है इससे भी ज्यादा चौड़ी रेंज हो। ये संख्या एक सन्निकटन है, एक अप्रॉक्सीमेशन, कोई परम सत्य नहीं। हाँ, ये हमें परिमाण की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का अंदाजा जरूर देती है कि हम खरबों की बात कर रहे हैं, लाखों या करोड़ों की नहीं। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये जो जनसांख्यिकीविद हैं, डेमोग्राफर्स, वो इस समस्या से निपटने की कोशिश कैसे करते हैं? आपने मॉडलिंग का जिक्र किया था जी, क्या तरीका अपनाते हैं वो? हाँ, वो गणितीय मॉडलिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक आम तरीका ये है कि पूरे मानव इतिहास को, जहां से भी वे शुरुआत मानते हैं, जैसे 50,000 साल पहले या 2 लाख साल पहले, उसे कई छोटे छोटे समय अंतरालों टाइम इंटरवल्स में बांट दिया जाता है। अच्छा। उदाहरण के लिए 50,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, फिर 8,000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, फिर 1 ईस्वी से 1,000 ईस्वी, और इसी तरह वर्तमान तक। जितने ज्यादा और छोटे अंतराल होंगे, परिणाम उतना ही बेहतर होने की उम्मीद होती है। और फिर हर अंतराल के लिए अलग अलग गणना की जाती है? बिल्कुल, हर छोटे अंतराल के लिए एक धारणा, एक अजम्पशन बनाई जाती है कि उस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग स्थिर रही होगी। बेशक असलियत में ऐसा नहीं होता। युद्ध, महामारी, अकाल, इन सब से दर ऊपर नीचे होती है, लेकिन छोटे अंतरालों के लिए ये सरलीकरण, सिंप्लिफिकेशन, काम करने लायक माना जाता है। क्या इसके लिए कोई विशेष गणितीय सूत्र, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? हाँ, अक्सर घातांकीय वृद्धि मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र है n of t equals n0 e/kt। यहाँ n of t समय t पर जनसंख्या का आकार है, n0 उस अंतराल की शुरुआती जनसंख्या, e एक गणितीय स्थिरांक है, और k उस अंतराल के लिए अनुमानित शुद्ध वृद्धि दर, मतलब जन्म दर माइनस मृत्यु दर। अच्छा, तो इस सूत्र से हमें किसी भी दिए गए समय पर जीवित लोगों की अनुमानित संख्या मिल जाती है। लेकिन हमारा सवाल तो ये था कि अब तक कुल कितने लोग जन्मे हैं, वो कैसे पता चलता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिर्फ अलग-अलग समय पर जनसंख्या का आकार जान लेना काफी नहीं है। कुल जन्मे लोगों की संख्या जानने के लिए एक तरीका है कि हम हर समय बिंदु पर जीवित लोगों की संख्या को एक तरह से जोड़ते जाएं। गणितीय भाषा में कहें तो हम समय के साथ जनसंख्या फलन n of t का समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन। समाकलन, इंटीग्रेशन, ये थोड़ा जटिल लग रहा है, कैलकुलस वाला पार्ट। हाँ, ये कैलकुलस का हिस्सा है, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर हम सिर्फ जनसंख्या का इंटीग्रेशन करें तो हम एक ही व्यक्ति को कई बार गिन लेंगे। सोचिए, एक व्यक्ति जो 70 साल जीता है, वो 70 सालों तक जनसंख्या का हिस्सा रहेगा। सही बात है। सीधे इंटीग्रेशन करने पर वो 70 बार गिना जाएगा। हमें तो हर व्यक्ति को सिर्फ एक बार गिनना है, उसके जन्म के समय। तो इस दोहरी गिनती, डबल काउंटिंग से कैसे बचा जाता है? इसका समाधान ये है कि इंटीग्रेशन से जो परिणाम मिलता है, जो असल में व्यक्ति वर्षों, पर्सन ईयर्स की संख्या बताता है, उसे उस अवधि की औसत जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भाग दे दिया जाता है। अच्छा। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आप एक पार्क में साल भर में कुल कितने लोग आए ये जानना चाहते हैं, न कि कुल कितनी बार लोग आए। एक ही व्यक्ति कई बार आ सकता है ना? हाँ। अगर आपको पता है कि कुल मिलाकर पार्क में 10,000 व्यक्ति दिन बिताए गए और औसतन हर व्यक्ति साल में 5 दिन पार्क आया, तो आप 10,000 को 5 से भाग देकर अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 2,000 अलग-अलग लोग पार्क आए थे। इसी तरह जनसंख्या के मामले में व्यक्ति वर्षों को औसत जीवन प्रत्याशा से भाग देने पर हमें जन्मे हुए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या मिलती है। फिर सभी समय अंतरालों के लिए मिली संख्याओं को जोड़कर कुल अनुमान प्राप्त किया जाता है। ये समझने में मदद करता है, हालांकि वो इंटीग्रेशन वाला हिस्सा अभी भी थोड़ा तकनीकी है। क्या कोई और शायद थोड़ा सरल तरीका भी है जिससे इस सवाल का अंदाजा लगाया जा सके, सबके लिए समझने लायक? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही सरल और सहज तरीका भी है, जिसे जर्मनी के एक गणित के शिक्षक थे, ब्रूनो शेजा, उन्होंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के दौरान इस्तेमाल किया था। उन्हें और उनके छात्रों को भी यही काम दिया गया था, पृथ्वी पर अब तक जन्मे कुल मनुष्यों का अनुमान लगाना। लेकिन उनके छात्र अभी कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन करना नहीं जानते थे। दिलचस्प। तो उन छात्रों ने क्या तरीका अपनाया, क्या किया उन्होंने? उनके छात्रों के एक समूह ने एक बहुत ही व्यवहारिक, बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने
हर समय अंतराल के लिए औसत जनसंख्या एवरेज पॉपुलेशन का अनुमान लगाया। ओके। उदाहरण के लिए अगर उन्हें पता था कि साल 1900 में जनसंख्या लगभग 1.6 अरब थी और 1945 में 2.5 अरब, तो उन्होंने मान लिया कि इन 45 सालों के दौरान औसत जनसंख्या इन दोनों का औसत रही होगी, मतलब करीब 1.6 + 2.5 बटा 2 = 2.05 अरब। ठीक है, ये तो साधारण औसत निकालने जैसा है। फिर उन्होंने इस औसत जनसंख्या 2.05 अरब को उस अंतराल की अवधि से, मतलब 45 साल से गुणा कर दिया। इससे उन्हें उस अवधि के व्यक्ति वर्षों का एक मोटा-मोटा अनुमान मिल गया। 2.05 अरब गुणा 45 साल। और अंत में इस गुणनफल को उस समय की औसत जीवन प्रत्याशा से, मान लीजिए 1900 और 1945 की जीवन प्रत्याशा का औसत लेकर उससे भाग दे दिया। इस तरह बिना किसी जटिल कैलकुलस का उपयोग किए वे हर अंतराल में जन्मे लोगों की संख्या का अनुमान लगाने में कामयाब रहे और फिर उन सभी को जोड़ दिया। अरे वाह, ये तरीका वाकई समझने में काफी आसान है। लेकिन क्या इन दोनों तरीकों से, वो जटिल इंटीग्रेशन वाली विधि और ये सरल औसत विधि, इनसे मिलने वाले परिणाम आसपास होते हैं या उनमें बहुत फर्क होता है? एक प्रसिद्ध जनसांख्यिकीविद है कार्ल हॉब। उन्होंने 2011 में इस गणना के लिए कुछ आंकड़े प्रकाशित किए थे। उन्होंने माना कि होमो सेपियंस की शुरुआत लगभग 50,000 साल पहले सिर्फ 2 लोगों से हुई थी, और फिर उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के लिए जनसंख्या के आकार और जीवन प्रत्याशा के अनुमान दिए। ठीक है, तो उनके 2011 के डेटा के साथ दोनों तरीकों से क्या परिणाम आए? क्या नतीजा निकला? अगर हम हॉब के 2011 के डेटा सेट पर वो ज्यादा तकनीकी मेथड यानी इंटीग्रेशन वाली विधि लागू करते हैं, तो परिणाम लगभग 93 अरब आता है। 93 बिलियन। 93 अरब? और अगर हम ब्रूनो शिजा के छात्रों वाली सरल औसत विधि का उपयोग करें उसी डेटा पर सरल विधि लगाने से परिणाम काफी अलग आता है, लगभग 140 अरब, 140 बिलियन। अरे, 93 अरब बनाम 140 अरब, ये तो लगभग 50% का अंतर है। ये तो बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, अंतर निश्चित रूप से बड़ा है। ये दिखाता है कि इस्तेमाल की गई विधि और जो धारणाएं हैं, assumptions, वो अंतिम परिणाम को कितना प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि दोनों परिणाम खरबों में है, बिलियंस में, यानी वे परिमाण की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में समान है। ये दृष्टिकोण भी सही है। ये देखते हुए कि हम 50,000 वर्षों के विशाल इतिहास, बेहद सीमित डेटा और कई अनुमानों के साथ काम कर रहे हैं, ये अपने आप में मैं कहूँगी उल्लेखनीय है कि 2 अलग-अलग तरीकों से मिले परिणाम एक ही दायरे में हैं, एक ही रेंज में। बात तो सही है। तो फिर ये 117 अरब का आंकड़ा जो इतना प्रचलित है, वो कहाँ से आया? क्या वो इन दोनों में से कोई है या कुछ और है? ये 117 अरब का आंकड़ा कार्ल हॉब और उनके एक सहयोगी हैं, तोशिको कनेदा, उनके द्वारा 2022 में किए गए एक अद्यतन अनुमान, एक अपडेटेड एस्टिमेट से आता है। इसमें उन्होंने हाल के वर्षों के जनसंख्या डेटा को शामिल किया, कुछ पिछली धारणाओं को संशोधित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने मानवता के शुरुआत का समय 50,000 साल पहले के बजाय लगभग 2 लाख साल पहले माना। ओह, अच्छा। जो कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति के बारे में वर्तमान वैज्ञानिक समझ के ज्यादा करीब है। उन्होंने शायद इंटीग्रेशन विधि या उसी तरह की किसी परिष्कृत विधि का उपयोग किया होगा, लेकिन एक बार फिर जोर देना चाहूंगी, ये भी एक अनुमान ही है, एक अकाट्य तथ्य नहीं। समझ गया। यानी 117 अरब एक नवीनतम और संभवतः अधिक परिष्कृत अनुमान है, लेकिन फिर भी अनुमान ही है। अब उन अनुमानों और आश्चर्यजनक संख्याओं की बात चली है, तो मुझे वो दूसरा दावा याद आ रहा है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, वो दावा के इतिहास में जितने भी लोग 65 वर्ष की आयु तक पहुंचे हैं, उनमें से आधे आज जीवित हैं। ये बात पत्रकार फ्रेड पियर्स ने अपनी 2010 की किताब में लिखी थी और फिर 2014 में प्रतिष्ठित द इकोनॉमिस्ट पत्रिका में भी इसका जिक्र हुआ था। क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? ये सुनने में तो लगभग असंभव सा लगता है। हाँ, ये दावा वाकई चौंकाने वाला था और इसने काफी ध्यान आकर्षित किया था। सौभाग्य से विज्ञान ऐसे दावों की जांच करने के लिए ही है। 2017 में ऑस्ट्रियाई एकेडमी ऑफ साइंस के मिगुएल सैंचेज रोमेरो और उनकी टीम ने इसी दावे की पड़ताल करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया। अच्छा। उन्होंने विभिन्न जनसांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग किया,
कुछ मॉडल स्थिर जनसंख्या वृद्धि मानते थे, कुछ अधिक यथार्थवादी अति परवलयिक हाइपरबॉलिक जनसंख्या वृद्धि मानते थे, और उन्होंने अलग अलग ऐतिहासिक जनसंख्या डेटा सेट का भी विश्लेषण किया। और वे किस नतीजे पर पहुंचे? क्या आधे लोग वाकई जीवित हैं? उनका निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और कह सकते हैं असंदिग्ध था। ये दावा पूरी तरह से गलत है। उनके शोध पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि वास्तव में ऐसा आंकड़ा न तो सैद्धांतिक रूप से एक स्थिर जनसंख्या में और न ही अनुभवजन्य रूप से मौजूदा डेटा के अनुसार कभी प्राप्त करने योग्य होगा। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर सही आंकड़ा क्या है? इतिहास में 65 या उससे अधिक उम्र तक पहुंचने वाले कुल लोगों में से कितने प्रतिशत आज जीवित हैं? एक्चुअल नंबर क्या है? सांचेज रोमेरो और उनकी टीम की गणना के अनुसार ये अनुपात बहुत कम है। उनके विभिन्न मॉडलों और डेटा सेट के विश्लेषण से जो रेंज निकल कर आई, वो 5-5.5% से 9-9.5% के बीच है। 5.5 से 9.5%? जी हाँ, यानी सबसे उदार अनुमान के तहत भी अब तक 65 वर्ष या उससे अधिक आयु तक पहुंचे कुल लोगों में से केवल 10% से भी कम आज जीवित हैं। आधा तो बहुत दूर की बात है। में काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इतिहास में किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो 65 साल का हुआ हो, तो इस बात के लगभग 10 में से 1 संभावना है कि वो व्यक्ति आज इसी क्षण जीवित होगा। बिल्कुल। ये तब भी सच है जब हम पिछले 2 लाख सालों के सभी लोगों को ध्यान में रख रहे हैं। ये तो कमाल है। बिल्कुल। ये वास्तव में हमारी अपनी सदी की एक असाधारण सच्चाई को उजागर करता है। ये शायद पिछले कुछ दशकों में, खासकर 20वीं सदी के मध्य के बाद से औसत जीवन प्रत्याशा में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और साथ ही साथ जनसंख्या में जो तीव्र विस्तार हुआ है, उसका मिलाजुला परिणाम है। हाँ, सही। ज्यादा लोग पहले से कहीं ज्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं और कुल जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए मुख्य बातें क्या रहीं? क्या टेकअवेज हैं? हमने देखा कि पृथ्वी पर अब तक जन्मे कुल इंसानों का सबसे प्रचलित अनुमान लगभग 117 अरब है। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये एक सन्निकटन है, एक अप्रॉक्सीमेशन। इसमें कई गंभीर चुनौतियां शामिल हैं, जैसे कि प्राचीन काल के डेटा की भारी कमी और मानव की परिभाषा का मूलभूत प्रश्न। हमने ये भी देखा कि इस संख्या की गणना के लिए गणितीय मॉडल जैसे इंटीग्रेशन विधि और सरल तरीके जैसे औसत विधि दोनों का उपयोग किया जा सकता है, और उनके परिणाम परिमाण की कोटि में समान हो सकते हैं, भले ही उनमें काफी अंतर हो। हाँ। और अंत में हमने उस सनसनीखेज दावे का खंडन किया कि 65+ आयु वर्ग के आधे लोग आज जीवित हैं। सही आंकड़ा काफी कम है, लगभग 5.5% से 9.5% के बीच। और अब यूपीएससी अभ्यर्थियों और सामान्य जानकारी में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये पूरी बातचीत कई स्तरों पर मुझे लगता है प्रासंगिक है। ये हमें डेमोग्राफिक पैटर्न्स और उनकी गणना की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी आंकड़े को, खासकर ऐतिहासिक आंकड़ों को स्वीकार करने से पहले उसकी सीमाओं, उसकी लिमिटेशंस को पहचानना कितना जरूरी है। जी। और ये किसी भी दावे या जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता पर जोर देती है। ये पूछना कि ये जानकारी कहाँ से आई, इसे कैसे प्राप्त किया गया और इसमें कितनी अनिश्चितता, कितनी अनसर्टिनिटी निहित है। ये स्किल न केवल परीक्षा के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के लिए भी आवश्यक है। और ये हमें एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न पर छोड़ जाता है। चूंकि हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय आंकड़े कितनी मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित हैं, जैसे कि मानवता की ठीक शुरुआत कब हुई, तो क्या इतिहास या विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे प्रमुख तथ्य हो सकते हैं जो वास्तव में इसी तरह के अनुमानों पर टिके हों? इस अंतर्निहित अनिश्चितता को स्वीकार करना क्या अतीत और वर्तमान की हमारी समझ को किसी तरह बदलता है? ये वाकई गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। अगर श्रोतागण को ये विस्तृत विश्लेषण ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप किसी अन्य विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा सुनना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें अवश्य बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं।